सुदेश शर्मा जी। अरे अलग तरह को लिया हो शर्मा जी को। सहयोग से ही ये आयोजन संभव हो पा रहा है। शर्मा जी सनोदय कृपया दीप प्रज्वलित करें। और इसी के साथ में मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारे जो निशक्त हस्तियाँ जो मौजूद हैं कृपया 2 शब्दों में अपना आशय वचन दें। मेरा इंट्रोडक्शन तो डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी कर दिया है। मैं ब्रिगेडियर शर्मा हूँ और मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वीर चक्र के पदक से भी मनोनीत किया गया है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में 1987 में एक पोस्ट का बचाव करते हुए मुझे मिला था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस वक्त मेरे अपोजिंग फोर्स कमांडर थे देन ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ। मैं इस वक्त हेडक्वार्टर आर्ट्रैक में पोस्टेड हूँ और एमेच्योर ड्रामेटिक क्लब का ऑनरी सेक्रेटरी भी हूँ। एमेच्योर ड्रामेटिक क्लब के सौजन्य से डॉक्टर उमेंद्र साहब को हमने यहाँ पर भी निमंत्रण दिया था कि आप आएँ और यहाँ पर में प्ले करें। हमें बहुत खुशी होगी। कोरोना के बाद से काफ़ी समय से एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ बंद थी, तो उनको दोबारा शुरू करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास था। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर उमेंद्र साहब जिस तरह से इस बार आए हैं आगे भी हमेशा आते रहें, और उनके प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। श्रीनिवास जोशी है। मैं भूतपूर्व निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग था। जैसा डॉक्टर उमेंद्र ने बताया कि वो यहाँ आए थे 1986 में। 1986 में नहीं, इनको गलती लग रही कि 1984 में आए थे। तो क्योंकि मैं 1984 तक ही निदेशक था, उसके बाद मैं बदल गया था। इन्होंने ये जो बेटी थिएटर समारोह का नाम दिया है, ये अगले 3 दिनों तक होता रहेगा। आज आप देखेंगे पुरुष जयवंत दालवी का लिखा हुआ ये नाटक है, और इनका एक बहुत अच्छा नाटक यहाँ पहले हो चुका है जिसको परिधि संस्था ने किया था। वो नाटक था संध्या छाया। शायद आपने देखा हो। संध्या छाया को बहुत लोग जानते हैं और जयवंत दालवी को ही संध्या छाया की ओर से जाना जाता है। फिर उसके बाद इनका नाटक है जहर मुख्यमंत्री, और एक हमारे कुल्लू के हैं केहर सिंह जी, वो करेंगे नाटक यहाँ पर। उसका नाम है मैं मनोहर सिंह हूँ। मनोहर सिंह हमारे प्रदेश के सबसे अच्छे एक्टर हो चुके हैं। उन्होंने 52 नाटक किए थे। वो क्वारा गांव के रहने वाले थे और उन्होंने यहाँ पर 52 नाटक उन्होंने अभी तक किए हैं, और उन्हें उनकी ख्याति सारे में है। जबकि एनडीटीवी ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की थी, उसका नाम लिखा था किंग ऑफ थिएटर। तो वो किंग ऑफ थिएटर के नाम से जाने जाते हैं। यही हम यहाँ पर देखेंगे। और मैं डॉक्टर उमेंद्र को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज भी इतनी रुचि और रुझान ये नाटकों में रखते हैं जो 40 वर्ष पहले थी वही नाटक। हालांकि ये इनका विवरण बदल गया, मेरा भी बदल गया है। हम दोनों एक दूसरे को पहचानने में भी मुश्किल से आए थे, लेकिन मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि इनका नाटक बहुत सफल हो और एक अच्छा नाटक ये प्रस्तुत करें। नाटकों की श्रृंखला अच्छी प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मैं पंकज ललित हूँ और मैं निदेशक भाषा एवं संस्कृति हूँ।
उमेंद्र जी से कुछ महीने पहले बात हुई। इन्होंने कहा कि मैं शिमला आकर यहाँ नाटक करना चाहता हूँ, और जैसा बताया गया कि बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। पिछले 37 साल पहले भी शिमला में सी गेटी थिएटर में ये परफॉर्म भी कर चुके हैं और ये इनका नाटक हुआ है। तो उस समय स्थिति बिल्कुल कोरोना वाली थी, तो मैंने इनको कहा कि थोड़ा सा स्थिति सुधरने देते हैं, उसके बाद इसको प्लान करते हैं। तो अल्टीमेटली ये हमने तय किया कि नवंबर के सेकेंड हाफ में हम ये नाटक करते हैं। जैसा आपने बताया 3 नाटक ये लेके आए हैं, आज कल और परसों। थोड़ा सा यहाँ दर्शक कम दिख रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कल और परसों हम और बड़ी संख्या में यहाँ लोगों को देखेंगे। और आप लोग भी ज़रूर कल और परसों भी समय निकाल कर यहाँ आएंगे, और मेरी तरह ही आप लोग भी वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द प्लेस। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद आशीर्वाद। छोटा नाटक साहित्य कला परिषद दिल्ली से पुरस्कृत हुआ था, नदी और एक नाम से। तो उसके ऊपर 4 या 5 शो जगह जगह करवाते हैं। तो डॉक्टर अमेंद्र ने भी उसका एक शो वहाँ शायद लखनऊ और कानपुर में कराया था। उसके बाद भी शायद 1-2 बार आए, मुलाकात 1-आध बार तो हुई है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी भी उतने ही उत्साह से काम कर रहे हैं। तो हमारी सबकी ओर से बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अपने सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें और हम लोग नाटक शुरू कर रहे हैं। नाटक पूरा देखें। 10 मिनट अगर देख लेंगे तो उसके बाद आप जा नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बैक स्टेज साथियों से अनुरोध है सुदर्शन वशिष्ठ को प्रदान करें। श्रीनिवास जोशी जी से अनुरोध है कि कृपया पंकज ललित जी को सम्मानित करें। शर्मा जी को हम कल प्रदान करेंगे, उनका रखा है अभी अलग है, तो कृपया प्लीज। शंकर जोशी से समाचार सुनिए। देश में जगह जगह हो रही हिंसक घटनाओं की प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में निंदा की। पटना में झांसी की रानी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्त्रियों का सामर्थ्यवान होना बेहद जरूरी है। अकोला के बड़े जमींदार और राष्ट्रीय नेता श्री खांडेराव पाटिल पर 5 अज्ञात लोगों ने हमला बोलकर उनकी आंखें फोड़ दी और दोनों हाथ गोली कर दिए। श्री पाटिल को स्थानीय राजकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी हालत चिंताजनक बताई जाती है। श्री पाटिल को एक दिन पहले ही जिला अदालत ने 2 दलित व्यक्तियों की आंख फोड़ने के आरोप से बरी किया था। अंबिका, अंबिका, पहचाना नहीं क्या ताराबाई? मैं मथुरा। अरे मधु तो तुम्हारी फैशनेबल लुक की वजह से सच मैं बिल्कुल नहीं पहचान पा रही। आओ बैठो। आज कितने दिनों बाद आ रही हो? कोई पता ठिकाना है तुम्हारा? कहाँ ताराबाई, वक्त नहीं कहाँ मिलता है घर के कामों से। क्यों 2-2 नौकर तुम्हें अच्छे खा रहे हैं, हमारे जैसा थोड़ी ना तुम्हारा। नौकर केवल तनख्वाह लेने भर के हैं, काम तो सारे अपने को ही करने पड़ते हैं। वैसे ये स्प्रे लेकर क्या कर रही थी? बाहर बाग में पौधों पर दवा छिड़क रही थी। चींटी कीड़े सारे गुलाब के फूल
अच्छा दिखता है क्या? ताराबाई, आप जरा भी चिंता ना करें। लड़की की जात कहने वाली लड़कियों में नहीं है वो। और फिर आपको पता नहीं वो किन विचार वाली है। तो भी क्या हुआ? मेरी माँ ना हमेशा कहती थी कि लड़की जात को घर के बाहर नहीं रहना चाहिए, और अंधेरा होने पर तो बिल्कुल ही नहीं। अब आपकी माँ दादी वाला समय तो गया ताराबाई, और फिर अम्मू कोई साधारण लड़की नहीं, अन्ना साहब की लड़की है। अन्ना नहीं दिखाई दे रहे। पूछो मत, राष्ट्रीय शिक्षक होने के बाद से तो पूछो ही मत। दिन भर भाषण करते रहते, और वो जो तुमने टेप रिकॉर्ड किया था उसमें भाषण टेप करके हर आने जाने वाले को सुनाते रहते। मेरे तो कान पक गए, पका दिया है इन्होंने मुझे। रहने भी दीजिए ताराबाई, आपको तो किसी भी चीज में कोई खुशी नहीं मिलती। अन्ना राष्ट्रीय शिक्षक हुए, उन्हें खिताब मिला, आपको तो इस बात पर गर्व करना चाहिए। अरे क्यों नहीं होगा मुझे गर्व? देखो ना, दिल्ली से मिले किताब को इन्होंने घर में फ्रेम करके रखा। उस फ्रेम की ना घर में कोई जरूरत नहीं। जानती हो, किताब के साथ 2000 रुपए मिले थे, वो तो खर्च हो गए और फ्रेम खाली पड़ा हुआ है। सुंदर है, बहुत अच्छा है। काहे का अच्छा? पूरे 90 रुपए का है, 90 रुपए का। हमारे घर में ना ससुर जी के समय से एक हनुमान जी की फोटो फ्रेम पड़ी थी, तो मैंने इनसे कहा उस फोटो को हटाकर वहाँ अपने किताब को मढ़ दो, कम से कम वो पुरानी फ्रेम किसी काम तो आती। होगा होगा, लेकिन अन्ना ने मुझे शौक से नहीं, शौक उनका नहीं, बस शौक तो उस मामलेदार का था। कलेक्टर साहब इससे मिलने आ रहे थे, तो मामलेदार उस किताब को मढ़वा लाए। इनका गुणगान करके कलेक्टर साहब तो चले गए, और दूसरे दिन फ्रेम वाला फ्रेम के 90 रुपए मांगने दरवाजे पर आ गए। अरे हंसती क्या वो, जिसे देखो राष्ट्रीय शिक्षक को देखने चले आए। इसमें देखने की क्या चीज है? क्या उनके सींग लगे? और जानती हो, परसों तो कोई मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा अन्ना यानी जिले का गौरव। सच, गौरव तो है ही हमारे अन्ना। उससे क्या होता है? क्या इनका प्रमोशन हुआ या पगार बढ़ी है? अरे हेड मास्टर होने का चांस था, हेड मास्टर वहाँ भी इन्हें पीछे कर चित्रबाई आ गई। अच्छा, कहाँ थी ये चित्रबाई इससे पहले? भाड़ में जाएगी, हमारे लिए ना बहुत जल्दी बुलावे में आ जाती। किसी ने भाषण दिया, गले में हाथ, बस उसी में कोई। ऐसा क्यों सोचती हो ताराबाई? अन्ना साहब की देशभक्ति का तो ख्याल करो। 30 साल से सुन रही एक परित्यक्त स्त्री से विवाह किया, ये तो उनका बड़प्पन था, और आज तक उनकी जय जयकार करो। और मैं जो 30 साल से उनके साथ रह रही हूँ, ये किसी को नहीं दिखता है क्या? जाने भी दीजिए ताराबाई। आज सुबह इनके 100 रुपए चले गए। 100 रुपए? हाँ, वो क्या? ये सिद्धार्थ के साथ फर्स्ट आ गए। इनको लगा था कि अपोला से बलात्कार खाने और पार्टी को अदालत से कठोर सजा मिलेगी, पर वो छूट गया। सिद्धार्थ ने पहले क्या किया, जो पार्टी है पैसे वाला है और सरकार पर पकड़ भी बहुत मजबूत है, ये बिना सबूतों के छूट जाएगा। फिर भी इन्होंने चल लगाई। सच कहती हूँ ताराबाई, आज सुबह का समाचार पढ़कर मेरा तो शरीर जल उठा। ये पाटिल पहले दलित लड़कियों के साथ बलात्कार करता है, और जब भाइयों ने पाटिल से जवाब मांगा तो पाटिल ने उनकी आंखें फोड़ दी, और तो और अदालत से छूट भी गया। ऐसे समाचार सुनकर मेरे भी शरीर में आग लग जाती है, आग। तभी तो मैं अम्मू से कहती हूँ, बेटा अंधेरा होने से पहले घर आ जाए। उसके घर आने तक मेरी जान लटकी रहती है, और अगर मैं कुछ कहती हूँ तो कहती है मैं लड़का होती तो क्या ऐसा वैसा कहती। आप बेकार में ही परेशान होती हो। सच, मुझे तो अमीरों पर गर्व होता है। उसके जैसा ही सिर उठाकर जीना चाहिए। हम जैसे से जो नहीं हो पाता वो वैसा कर दिखाती है। अब छोड़ो इन बातों को, अब यह बताओ आजकल तुम्हारे बाबूराव यही है या दौरे पर गए हैं? अरे कल ही गए हैं दौरे पर, तभी तो आज वक्त मिला। कुछ दिन पहले हमारे अन्ना तुम्हारे बाबूराव ने लड़कर आए थे, पता है तुम्हें? हाँ पता है, दोनों में खूब गर्मा गर्मी हुई, लेकिन बाबूराव भी
ना। क्या नीचा और क्या ऊंचा ताराबाई? हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण। अब इन सब बातों का क्या मतलब? और फिर इस पे बुरा भी क्या है? इन लोगों को फटाफट नौकरी मिलती है, फिर प्रमोशन। कैसे प्रमोशन? तू तो कुछ करता ही नहीं। दिन भर कांधे पे झोला लटकाए इधर उधर घूमने से क्या गृहस्थी चलती है? आप भी कमाल करती हो ताराबाई। सिद्धार्थ एमए है, एमए। उससे क्या होता है? मुझे तो कुछ भी नहीं सूझता। सिद्धार्थ कहता है शादी के बाद वो अपने पिता के घर पे रहेगा, इसके लिए अम्मू तैयार नहीं, और अम्मू कहती वो यहीं रहेगी, इसके लिए सिद्धार्थ तैयार नहीं। अरे मधु, तुम कब आई? अन्ना, देर हो गई। बस अब अभी घर ही रही थी। आज के सम्मान समारोह में तुम्हें भी आना चाहिए था मधु। सॉरी अन्ना, मुझे याद ही नहीं रहा। जानती हो, समारोह में इतनी प्रचंड भीड़ थी कि बैठने छोड़ो, खड़े रहने की मतलब मूंगी रखने वाली जगह नहीं थी। अब ये मूंगी कौन है? फिर समझाओ इनको, मूंगी कौन? वो जो शक्कर में रहती है ना, वो क्या कहते हैं उसको, चीटी, उसको कहते हैं मूंगी। अब ये क्या है? देख रही हूँ ये नारियल बचता भी है कि नहीं। तो छोड़ो इन बातों को, तुम्हें बताता हूँ मधु, आज के समारोह में इतनी प्रचंड भीड़ थी। ये ब्राह्मण सभा का हॉल खचाखच भरा हुआ था। चित्री भाई आई थी क्या? आई थी क्या मतलब? आई थी, उन्होंने भी हमारे सम्मान समारोह में भाषण दिया। पर आपको क्या दिया? हमें ये शॉल कश्मीरी है। मधु, हाँ? सम्मान में मिले इन शॉलों का एक गुण तो होता है, रंग पक्का, और जब दूसरे कपड़े पे लगता है ना तो बिल्कुल कच्चा। और देखो देखो लेबल निकालना भी भूल गए। 23 रुपए 50 पैसे। अब तुम छोड़ो इन सब बातों को। हाँ भावना की कल करना भी तुमको नहीं आता है। अच्छा ऐसा करो, थोड़ी थोड़ी चाय बना लाओ। लाती हूँ। जानती हो, आज के सम्मान समारोह में इतनी प्रचंड भीड़ थी कि अरे क्या बताऊं, अरे मैं कल्पना भी नहीं कर पाया कि इतना बहुत लोग मेरा भाषण सुनकर उनका भाव विभोर हो गए। एकदम भाषण टेप करके लाया हूँ, सुनोगी? अन्ना, फिर कभी सुन लूंगी, लेकिन आज मुझे देर हो रही अरे है। रुको रुको, बैठो तो 2 मिनट, बस 2 मिनट। कहाँ गया टेप? सुनाइए। इस देश में यदि सामाजिक क्रांति लानी है तो गांव-गांव में अन्ना साहब जैसे आदर्श शिक्षक होने चाहिए। ये सुंदरराव चौहान, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। अब सुना तुम अपना भाषण। अकोला के खांडेराव पाटिल को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पिछले कुछ महीनों से यह मामला चर्चा में है। कोर्ट के फैसले पर मुझे कुछ नहीं कहना, पर मूल घटना को याद करें। एक दलित लड़की का खांडेराव पाटिल ने बलात्कार किया। बलात्कार उन्होंने ही किया, पूरे गांव को मालूम है, पर अदालत में कोई सबूत नहीं। उस लड़की के भाई ने पाटिल से कारण पूछा तो पाटिल ने उस लड़के की आंखें फोड़ दी। लो चाय पियो। लो चल। मधु, हाँ? अपने बाबूराव को समझाओ कि उन्होंने स्कूल के सामने वाली होल्डिंग से नहीं उतारी। 3 दिन के अंदर तो मैं पूरे गांव भर की चीजों का मोर्चा निकालूंगा। हाँ मधु, ऐसे चित्र देखकर ही इस तरह की घटनाएं हुआ करती हैं। अरे तुम जरा चुप रहोगी? हाँ। तुम बाबूराव को समझाओ कि मोर्ची चौधरी काफी नाराज हैं। उन्होंने होर्डिंग को नुकसान पहुंचाया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है ना, मैं उनसे बात करूंगी। अच्छा है, अब चलो। ठीक है। दादा, मुझे लगता है ना कि मधु का पति बाबूराव उसकी इच्छा की कदर नहीं करता है। अरे कौन से पति अपनी पत्नी की इच्छा की कदर करता है? इस बार मोर्चे की अगुवाई तुमको करनी होगी। हाँ हाँ, मैं देख लूंगी। और ना क्या चल रहा है? हो गया अब तो सत्कार समारोह। अन्ना अगर मैं होता ना तो जरूर आता। अभी अभी बस से उतर चला रहा। कह तो ऐसे रहे जैसे यहाँ होते तो समारोह में अवश्य आते। अन्ना, आपने भाषण दे दिया है ना, मुझे सुनना है। ये कहाँ से आ रहे हो? नांदेड़ से दलित साहित्य सम्मेलन था, उसके बाद लातूर गया, नामांतरण परिषद थी वहाँ।
आप लोगों को भी हंगामा करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा मिल ही जाता है। अन्ना, आप बार-बार नामांतरण के मुद्दे पर सिद्धार्थ को चढ़ाया मत करिए। मैं चिढ़ने वाला नहीं हूँ। अन्ना, सच बात तो यह है कि सवर्णों ने हम दलितों पर इतने भीषण अन्याय किए हैं, बल्कि आज भी हो रहे हैं। यह अन्याय के विरुद्ध की लड़ाई रोक नहीं सकती। सिद्धार्थ, तुम अभी थके हुए हो, थोड़ी देर शांति से बैठो। अरे हाँ, तुम्हारी सहेली मधु अभी भी गई है। हाँ ना, बाहर हमारी मुलाकात हो गई। अंबिका, हाँ, वहाँ मेज पर तुम्हारे स्कूल की रसीद को 1200 रुपए रखे हैं। बस 1200 केवल? अरे 1200 कुछ कम नहीं होते। तुम्हारी बात तो बिल्कुल वैसी ही है। मेरी माँ ना हमेशा कहती थी। तुम्हारी माँ क्या कहती थी मैं बताता हूँ दोनों को। तो फिर ऐसा करो, दूध चाय और बनाओ। लाती हूँ। अन्ना, आज के सम्मान समारोह में आपके भाषण ने तो खूब रंग जमाया होगा। क्यों? अच्छा, तुमसे किसने कहा? बस स्टैंड पे लोग बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि आपका भाषण बहुत जोरदार था, ऐसा बोल रहे थे लोग। अन्ना, आप उस पर क्या भरोसा करें? वो आपको झाड़ पर चढ़ा रहा है। पर तुम्हें बताता हूँ वो आज के भाषण में सचमुच बना जमा दिया है। धर्म जमेगा कि मैं खुद भी कल्पना नहीं कर पाया, इसलिए भाषण टेप करके लाया हूँ। सुनोगी? हाँ, नहीं, आप उसे कल अभी मुझे निकलना है। अगले मेरे मोर्चे हैं और रात को एक गांव में पानी की टंकी की मीटिंग है, उसके लिए। मीटिंग? कहाँ है मीटिंग? इसके स्कूल में। मेरे भाषण में रंग जमाया मतलब क्या? आज सवेरे ही वो समाचार सुना, उसी से भाषण के लिए उतना विषय मिला। कौन सा समाचार है? वही खांडीराव पाटिल के नेतृत्व छूटने का। क्या खूब याद दिलाई ना आपने। अन्ना, अब आपको मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे। आखिर वो पाटिल छूट गया ना। हाँ, देता हूँ। आज सवेरे अखबार पढ़ के कारा ने मुझसे कहा कि 100 रुपए निकाल के रखिए, आप सच हार गए हैं। सच मैं हारा। अन्ना, मैंने तो आपसे उसी समय कहा था ये पाटिल छूट जाएगा, कारण ये सवर्ण है, पैसे वाला है, यहाँ खरीद सकता है। वो समाचार पढ़कर मुझे बहुत धक्का लगा। सब कुछ दिन दहाड़े खरीद हुआ तो भी कोई सबूत नहीं। बस उसी मुद्दे को उठाया, उसी ने भाषण में रंग जमाया। अब बोलो क्या कहते हो? इतनी प्रचंड भीड़ कि चींटी घुसने की भी जगह नहीं थी। आई? हाँ, तुम गई थी वहाँ? नहीं रे। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम कि चींटी घुसने की भी जगह नहीं थी? बाहर बाग में चींटियों का झुंड लगा था, वहाँ घुसने की जगह नहीं थी। फिर भी घुस आई और हमारे गुलाब के फूलों की वाट लगा दी। तो खांडीराव पाटिल छूट गया ना, तो उसको खुशी मिलती है। मैं सब हार गया इस बात की भी। अम्मू, तुमने अभी थोड़ी देर पहले समाचार सुना क्या? नहीं आई। कौन सा समाचार? किसी ने उस पाटिल पर हमला किया, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और दोनों हाथ सोने से तोड़ भी दिए। ब्रावो, ब्रावो, दैट इज द आंसर। इन लोगों को तो ऐसे ही ठोका जाना चाहिए। न्याय खरीदते हैं, जरूर ये काम बंडा का होगा। अब ये बंडा कौन? कानून हाथ में लेने वालों का दुश्मन। वो वाक्य है। कानून हाथ में लेने वाले को दुश्मन, मतलब ये खुद कानून हाथ में लेगा, ये तो गलत है। नाम क्या है उसका? मालूम नहीं, सरनेम लगाता है। सरनेम लगाने से सुनने वालों को पेज पड़ता है, कौन सी जाति का है, बैकवर्ड, SC ST। बंडा बोला, झंझट खत्म। तुम पहचानते हो उसको? नहीं। अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत है। लोग ऐसे ही कानून हाथ में लेने लगे तो लेना ही चाहिए, नहीं तो क्या हम दलित केवल अन्याय से रहेंगे? अरे सिद्धार्थ, तुम जो कहते हो वो सही है, पर हिंसा के जवाब हिंसा देने से प्रश्न मिटते हैं क्या? अब इन प्रश्नों से माया का क्या संबंध है? माया? माया गवई, जिसका खंडेराव पाटिल ने रेप किया वो। दीजिए, अब उसका नाम भी इनके जहन में नहीं है। अब उससे शादी कौन करेगा? शादी छोड़ो, पर एक स्त्री का अपमान हुआ है। पैसे और सत्ता के बल पर उसको अपमानित किया गया है। यदि उसे न्याय नहीं मिलता, तो क्या बदला लेने का भी उसको अधिकार नहीं? नहीं, तो भी नहीं, क्योंकि हिंसाचार का सिलसिला एक बार शुरू हुआ ना, तो उसका भयंकर परिणाम पूरे समाज को भोगना। मैं तो कहता हूँ कि ये सब बड़े तादाद में होना चाहिए। क्या हिंसाचार? उपद्रव? नहीं, परस्पर युद्ध। इसके बिना ये पुरानी व्यवस्था बदलने वाली नहीं है ना। क्या ये तुम युद्ध की भाषा बोल रहे हो? कंधे में झोला लटका के घूमने वाले आप लोग आग लगाने के बाद खुद पलायन कर जाते हो, भाग जाते हो। कौन भागता है देख लीजिएगा। क्यों? नामांतरण के सवाल पर आप लोगों ने पूरा हमारा लगा दिया। लेकिन मरा कौन? कौन मरा? मरे बेचारे निष्पाप, दीन, गरीब, दलित लोग और कंधे पर झोला लटका के घूमने वाले लोग, आप लोग सब मुंबई पूरा पलायन कर गए। पहले आप लोग चाय पीजिए। इसे बुलाओ सिद्धार्थ को, भाई भाई को लड़ाने चला है। लो चाय पियो। कौन?
मैं पांडु। कौन पांडु? पांडु गणपत राव पात्रे, लाल बंगले से आया हूँ। साहब ने ये चिट्ठी भेजी। अन्ना, गुलाबराव जाधव आपसे मिलने आ रहे हैं। लीजिए अन्ना, अब तो इतने बड़े बड़े लोग आपसे मिलने आने लगे हैं। तो उन्हें यहाँ चाय पानी कराने की बजाय अब खुद क्यों नहीं चले जाते डाक बंगला दर्शन देने? साहब डाक बंगले से निकल चुके हैं, कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले होंगे। उन्होंने मुझे यहीं रुकने को बोला है। ठीक है, बाहर ठहरो तो भी चलेगा। पांडु दलित होगा ना, इसलिए शायद बाहर। बामन होता तो साथ बैठ कर जाएगा। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मैं उसे बुला रहा था। रहने भी दो, बस जात पात के कारण ये सब अन्याय हो रहा है, यही बताया। ये गुलाबराव है कौन? अन्ना, आपको याद नहीं? बहुत ऊंची पहुंच वाला है ना, राजनीति, शुगर मिल, और सुना है इस बार पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ने वाला है। कमाल करती है अन्ना, आपको याद क्यों नहीं आ रहा है? अरे पिछले साल ही तो मैंने उसे नाको चने चपवाए थे। अरे तुम लोगों ने इतने लोगों की नाक काटी है। माली भाई के घर पर कब्जा कर अपने साले को पेट्रोल पंप दिलवाना चाहता था, वो बुलाकर। आपको कुछ याद आ रहा है? हम महिलाओं ने 12 घंटे तक घेराव किया था उसका। नरवणे ने अपने अखबार में छपवा कर आप लोगों को अच्छी पॉपुलैरिटी दिलवाई थी। धोती खुलने तक भागा था। हाँ, अब याद आ रहा है सब। अन्ना, लगता है आपसे मिलने के बहाने वो फिर से कोशिश करना चाहता है, लेकिन इतना समझ लीजिए, अगर इस बार माली बाई के रास्ते आया तो मुंह पर गोबर ही फेंकेंगे। बे अम्बे जगदम्बे, शांत हो जाओ। गुलाबराव मुझसे भेंट करने के लिए आ रहा है। दर्शन करने हेतु अन्ना। हाँ, दर्शन ही तो सही, पर ऐसे मौके पर पुरानी कड़वाड़ भूलना ठीक नहीं है। ठीक है ना, अब मैं निकलता हूँ। फरहान, वो शर्ट के 100 रुपए ना दे दूंगा, ले लीजिएगा। रहने दीजिए, मैं मजाक कर रहा था। एक काम कीजिएगा, उन रुपयों को गरीबों को टुकड़े बंटवा दीजिए। वो क्यों? खांडेराव पाटिल के हाथ तोड़ने और आंख तोड़ने के उपलक्ष्य में पंडा जी ग्रेट। कुछ भी कहो, सिद्धार्थ है झाड़ा। अन्ना, वो हंसी मजाक करता है, कभी किसी गंभीर विषय पर उससे चर्चा कीजिएगा, तब पता चलेगा उसकी धार का। तुमसे एक बात बताऊं, हमारे अब से 30 वर्षों का अनुभव है, हो सकता है गलत हो, पर जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, कुछ खास कर नहीं पाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ ऐसा नहीं है अन्ना, इसीलिए मुझे पसंद है, भले ही पिछड़ी जाति का हो तो भी। अम्मू, ऐसे आड़ लेकर तीर मत चलाया करो। मैंने कभी तुमसे ऐसा कहा है क्या? हमेशा ही कहती हो, और मेरे पीठ पीछे भी कहती हो, तो भी मुझे मालूम। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब ये बताओ तुम्हारी शादी का क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम कैसा? हम लोग शादी करेंगे और क्या। अरे जो अपना पेट नहीं भर सकता वो भला तुम्हारा कैसे बनेगा? इसकी चिंता आप लोग ना करें। तुमसे एक बात कहूं, मनुष्य को हमेशा सिद्धांतों पर चलना चाहिए, पर हमेशा ऐसा संभव नहीं होता है। मैं कुछ कहा तो तुम मुझे वकीली भाषा कहोगी, मुझे पुरानी विचारधारा कहोगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सिद्धार्थ से शादी करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना। हमने बहुत अच्छे से विचार किया है। पर तुम रहोगी कहाँ? ससुर की झोपड़ी में? वो तो बस स्टैंड पर खुली है, शराब पीता है और अपनी घरवाली को पीटता भी है। और जानती हो, कल ना उसने इनसे शराब के लिए रुपए भी मांगे और आपने दे दिए। क्या करता? समझी जो ठहरे। हमारे आगे ये प्रश्न तो है, लेकिन हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अच्छा छोड़ो सब बातों को, एक तारा, गुलाबराव आ रहे हैं, कुछ चाय पानी का इंतजाम। अब ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। सुनो, वो ना शुगर मिल के मालिक है, कह देना आते समय 5 किलो चक्कर लेके आए। अन्ना, आई की भी अपनी चाहते होंगी। हम लोग तो अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, सबकी देखभाल, आने जाने वालों को चाय पानी, सबका खाना, ये सब करते करते उठ जाती होंगी वो। आखिर कमी क्या है तेरी यहाँ पर? वो प्रत्यक्षता थी, मैंने उससे विवाह किया तब ये दिन देखने को मिला उसे। बस भी करें अन्ना, इस विषय पर हम खूब चर्चा कर चुके हैं। समस्याओं से सभी महिलाओं को जूझना पड़ता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। साहब आ गए साहब। नमस्कार नमस्कार, मैं गुलाबराव जाधव। नमस्कार। अरे गुलाबराव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कहते हैं अन्ना साहब? वास्तव में तो मुझे अपना सर रखना चाहिए आपके पैरों पर। आजकल ऐसे पैर कहाँ मिलते हैं जिन पर अपना सर रखा जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मुझ में।
ये हमारी बेटी अंबिका शिवरामा। अच्छा अच्छा, नमस्ते। आप लोगों की भेंट हुई है क्या पहले कभी? शायद नहीं। अच्छा, ये हमारी पत्नी। नमस्कार माँ साहब। नमस्कार। माफ करें, आने की हड़बड़ी में फूलों का हाथ पे कुछ और लाना संभव ना हो सका। दरअसल माँ जी हमारे आदरणीय हैं, इनके सम्मान समारोह में मुझे भी आना था। चित्रे भाई से कहा भी था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन नहीं आ सका। एक मीटिंग थी जो देर तक चली। वैसे आज आपके भाषण ने जबरदस्त रंग जमाया, ऐसा सुना। अच्छा, आपसे किसने कहा? सुंदर राव चौहान, जिला परिषद के अध्यक्ष। हाँ, वो जो थे, समारोह की अध्यक्षता तो उन्होंने की थी। सुंदर राव यानी मेरा राइट है। उनका फोन आया, कह रहे थे अचानक गाँव जाना हो रहा तो अन्ना साहब के दर्शन किए बगैर मत आइए। नहीं, मुझे ऐसा कुछ खास नहीं है। आप चाय और कॉफी क्या लेंगे? नहीं कुछ नहीं। अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है? आप पहली बार हमारे घर पर आ रहे हैं, कम से कम एक कप चाय तो। अरे सच में नहीं अन्ना साहब, मैं कोई औपचारिकता बस नहीं कह रहा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं आपके घर में नहीं किसी मंदिर में आया। ऐसा कह के आपने जो मान बढ़ाया है उसका मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस शिक्षण कार्य करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेद काल से यही मान्यता है, सर्वश्रेष्ठ दान यानी कि विद्या दान। मगर दुर्भाग्य आज समाज सब कुछ भूलता जा रहा है। खैर, ये भाई भी आपके स्कूल में है क्या? नहीं, इसे कुछ अलग कार्य क्षेत्र है। अम्बो, हाँ देखो ये क्या पूछ रहे हैं? क्या? वो अन्ना साहब कह रहे थे कि आपका कुछ अलग कार्य क्षेत्र है। कुछ खास नहीं, बस पढ़ाने का एक नया प्रयोग कर रही हूँ। भाई मैंने तो सुनो, सच शिक्षण क्षेत्र का मुझे भारी आकर्षण है। अन्ना साहब, सहकारिता क्षेत्र या राजनीति में मैं दुर्घटनावश आ गया, अन्यथा मैं भी एक टीचर ही होता। आज भी जब मैं अकेला होता हूँ तो सोचता हूँ जाना कहाँ था, कहाँ आ गया। कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़कर नई पीढ़ी को पढ़ाऊं। शांति निकेतन आप तो बड़े काम है, मगर वैसा ही कुछ प्रकृति के गोद में एक निकेतन बनाऊं और बच्चों का भविष्य डालते हुए अपना जीवन बिताऊं। तो देर किस बात की गुलाम जी, आप फैसला लीजिए, मैं तो आऊंगा ही, साथ ही और अच्छे शिक्षक भी लाऊंगा। इतना आसान नहीं अन्ना साहब, फैसला लेने की स्वतंत्रता होती तो दिल्ली तक खलबली मच जाती। वो क्यों? अरे भाई, पूरे जिले की चुनाव व्यवस्था मेरे पास है, और फिर आज के मुख्यमंत्रियों का चयन भी मेरी मर्जी से होता है। खैर, आपको क्या कह रही थी, कुछ अलग सा प्रयोग? दरअसल सीमित दायरे में सोचने वालों को कुछ अलग सा ही लगता है। अन्ना साहब, ये क्या करती मैं अभी तक नहीं समझ पाया। अम्बू, ये क्या पूछ रहे हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विद्यालय में पढ़ाती हूँ। अच्छा, वो लड़कियों का क्या? लड़कों क्या लड़कियों के स्कूल को लोहिया जी का नाम देना उनका अपमान होगा। स्त्री पुरुष समानता पर जितना जोर लोहिया जी ने दिया, उतना जोर आज तक किसी ने नहीं दिया। राइट, एब्सोल्युटली राइट। लोहिया जी हमारे भी आदरणीय हैं। लोहिया जी क्या, जेपी, सरदार पटेल, ये सभी महान नेता हैं। राजनीति में हमारी दिशाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन इससे महान हस्तियों का महत्व कम नहीं होता। खैर, आपके स्कूल में नया मतलब अलग क्या है? हमारा समानता पर जोर। वेरी गुड, बहुत अच्छे विचार। लोहिया जी कहते थे, भारतीय नारियों के समक्ष आदर्श होना चाहिए द्रौपदी। कारण द्रौपदी ने शरणागति कभी स्वीकार नहीं की। उसने हर बार पूछ जवाब मांगा, सवाल पूछ कर हर बार उन्हें पराभूत किया। लेकिन हमारे यहाँ सीता और सावित्री के मंदिर मिले, लेकिन द्रौपदी का वो 5 पुरुषों के साथ शयन करती थी अंबिका देवी, उनके मंदिर कैसे मिले? लोहिया जी ने इसे ही विकृत बुद्धि कहा। मतलब मैं कुछ गलत बोल गया? गलत नहीं, कंधा और खिलौना। स्त्री का विचार यानी उसके शरीर का विचार। अन्ना साहब, आप ठीक कहते हैं, ये लड़की वाकई थोड़ा अलग है। अम्बू, अपने से बड़ों से संयम में थोड़ा बोलना चाहिए। क्षमा करें, मैं वैसा इसको समझ आता हूँ। जाने दीजिए, बोलने दीजिए। स्त्रियों को कभी कभार ऐसा आक्रामक होना ही चाहिए। मुझे गोल मोल मिला कर बोलना पसंद है। सीधी बात करो तो इससे अपने वजूद का एहसास खुद को भी होता है और सुनने वाले को भी। अन्ना साहब, इनसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई, फिर भी लगता है कहीं देखा है। हम पहले कहीं मिले हैं?
बहुत बुरे, मतलब नहीं मिले, ऐसी स्थिति में मिले। वो पेट्रोल पंप वाला मामला याद है आपको? माली भाई का, महिलाओं ने 12 घंटे तक घेराव किया था आपका। अच्छा अच्छा भाई अन्ना साहब कुछ भी कहें, आज की शाम बड़ी चकाचक रही। वैसे एक बात बोलूं, वो जमीन मैं तब भी ले सकता था, अब भी ले सकता हूं। लगी शर्त? शर्त कैसी? कोशिश करके देखिए, धोती खुलने तक भागेंगे। ठीक है राजनीति करने वाले हम लोग गंवाने का हिसाब नहीं रखते हैं, बस पाने का रखते हैं। वैसे इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो अवश्य याद कीजिएगा। तो कौन सा विभाग है आपका? एजुकेशन। वैसे मंत्री तो बाला साहब देशमुख जी हैं, लेकिन आजकल उनका सारा काम मैं ही देखता हूँ। वो क्या है, बाला साहब आदमी तो अच्छे हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में कुछ तो फिर शिक्षा मंत्री कैसे? वो पहली लाइन के ना, पीएम को समर्थन देने वाला पहला गुण। आपसे एक निवेदन था, इसको थोड़ा सीमेंट दिलवा दीजिए, इसके स्कूल की हमारे ग्राउंड हो गया है। ठीक है, आप बता दीजिएगा, बोरियां पहुंच जाए। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ आया हूँ पेट्रोल पंप लेने, लेकिन मैं यहाँ डाक बंगले पर उद्योगपतियों की मीटिंग लेने आया हूँ। इस क्षेत्र में 4 कारखाने लगाने की योजना है। वैसे यहाँ से मेरा पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ने का भी इरादा है। आपको 8-10 उद्योगपतियों से मिलवा दूंगा, आपकी स्कूल की इमारत के लिए अच्छा खासा डोनेशन मिल जाएगा। मांगने से भी भला कोई देता है? मैं कह रहा हूँ, आप क्यों डरती, आपको तो बस फॉलो करना है। तो फिर कब मिलूं? 21 तारीख को फिर मीटिंग है, शाम 6:30 बजे तक चलेगी। आप तभी आइएगा डाक बंगले। इतना सब कुछ होने के बाद भी इतनी उदारता, वाकई ये आपका बड़प्पन है। अन्ना साहब, हम लोगों को जोड़कर चलने वाले लोग हैं, इसके बिना राजनीति होती है क्या? अच्छा चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार माँ साहब। माँ साहब, कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो अवश्य याद कीजिएगा। गाँव के बाहर है, तुम वहाँ अकेले जाओगी? मैं चली जाऊंगी, आई तुम परेशान मत हो। सब अच्छा बोले तो जाना। माँ साहब ठीक कहती है, वो समय ठीक नहीं चल रहा ना, इसीलिए ऐसा कहती है। अरे आप क्यों परेशान होते हैं, मैं अपनी गाड़ी भिजवा दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आ जाऊँ। मैं जरा विषय बदलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। हमारे स्कूल के सामने बाय द वे, कौन सा स्कूल है आपका? महात्मा गांधी विद्यालय। अच्छा अच्छा, हमारे चित्रबाई का उनका ट्रांसफर मैंने ही करवाया जी। उस स्कूल के सामने एक बड़ी सी अश्लील होर्डिंग लगी हुई है। अच्छा, हमारे तमाम विरोध के बावजूद उसे हटाया नहीं जा रहा है। लेकिन मुझे तो उसमें कोई अश्लीलता नहीं दिखाई देती। अन्ना साहब, मुझे तो लगता है कि अश्लीलता देखने वालों की नजरों में होती है। अरे विद्यार्थी नहीं, शिक्षक भी शर्मिंदा होकर होने का। अन्ना साहब, आजकल के लड़के हमारे और आपके जमाने के हैं। तो फिर पक्का रहा ना? समझता हूँ कि आपके जैसे राष्ट्रीय शिक्षक जो आदर्श शिक्षक होते हैं, उनका इस देश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं समझता हूँ कि आप सभी शिक्षकों के हाथों इस महान देश का भविष्य सुरक्षित है। क्या ना अपना ही भाषण सुन रहे? नहीं बाबा, ये हमारे राष्ट्रपति जी का भाषण है। हमें राष्ट्रीय किताब लेते समय बोले थे, वो सुनोगे? नहीं, ऐसे झूठे भाषण सुन के ना हमारे कान पक चुके। पर इस भाषण में दम है। आज वो राष्ट्रपति हैं, पर पहले वो भी एक शिक्षक थे। ना पुराने लोगों को क्या जानते हैं? मूल्य, मानवता, संस्कृति, परंपरा जैसे शब्द कान में पड़ते ही ना खामोखा खुशफहमी में आ जाते हैं। अभी उनके बढ़िए पैसे वाले लोगों के शाब्दिक खेल है। ऐसी मूल समस्या में हाथ डालने की जरूरत ही क्या है? वो अंबिका दिखाई नहीं दे रही, कहीं भाग गई है क्या? हाँ,
बाहर गई थी, अब आती होगी। अरे सिद्धार्थ, तुम्हारे पास थोड़ा समय है या जल्दी में हो? हाँ है ना, कुछ विशेष? नहीं, कुछ विशेष नहीं, मैं लड़की का बाप हूँ ना। दहेज दे देंगे हम ना। दहेज? अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? वरना अब हम सवर्णों की तरह जब जो जी चाहे नहीं कर सकते ना। अरे अब ये क्या बात हुई? एक तरफ सवर्णों चिढ़ना और दूसरी तरफ उनकी लड़कियों के साथ। मुझे लगा शायद तुम भी आए हो। ऐसा क्यों? इस कमरे में इतनी गर्मी जो है। क्या आई? आप भी अब ये आए हैं, इन्हें चाय पिलाओ। लाती हूँ। ओ हाँ, ये आए हैं, इन्हें बता दो। क्या? वो समझी जी ना बार बार आते हैं और 150 रुपए मांगते हैं। जाने दो, चलता है। क्या पिताजी आए थे क्या? शराब के लिए पैसे मांग रहे थे? अब इसका इलाज ही क्या है? क्या ही किया जा सकता है? क्या करूं अन्ना, माँ बाप ना ही छोड़ते बनता है और ना ही साथ रहते। पर माँ तो कह रही थी कि बामन की लड़की घर नहीं आनी चाहिए। अब हम सदियों से दबाए ना जाते तो क्या ऐसे प्रश्न उठते? हमारी बेटी का क्या होगा? वो आप अपनी बेटी पर छोड़ दीजिए। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। तुम कहाँ से आ रही हो? स्कूल से फाइल लेने गई थी। डाक बंगले पर मीटिंग है। गुलाब का दादा स्कूल के लिए अनुदान दिलाने वाले कुछ मेरी टेंशन है। मालूम, सुबह वहीं होकर आया, सारा दिन मीटिंग चली। चोर साले, मैट्रिक पास हमारे लड़कों से कारखानों में मजदूरी कराते, वहां बोलकर आया हूँ ये काम ठाकुर बामन के लड़कों को दो, हमारे लड़के ये काम नहीं करेंगे। मोर्चा निकालने की धमकी देकर आया हूँ। अब इन्हें देखो, जहाँ कहाँ मोर्चे। इसके बिना यह समाज बदलने वाला नहीं है ना। और वो गुलाबराव तैयार हुए, चम तक पैसा वसूल, वजनदार आसामी है। और वो खामोखा माली बाई के लड़के के लिए बेवजह की उज्जत मत कर। अरे वो मामला खत्म हुआ, फिर क्यों लड़ो? नहीं, तुम्हारी आदत है ना, बस इसलिए कहा। अच्छा ये सब छोड़, ये बताओ सिद्धार्थ, तुम आ रहे हो मेरे साथ? नहीं नहीं, आज रात को कोल्हापुर निकलना है, वो 200 रुपए चाहिए। महीने के आखिर में सिद्धार्थ। अब क्या करूं? सुबह ही नामदेव का संदेश आया, अकोला बुलाया, मोर्चे निकालने, माया दवाई मामला सुलझाना है। सुलझाइए, सुलझाइए। अरे होना तो ये चाहिए कि आप लोगों में से कोई पहले उस माया दवाई की शादी करे, आदर्श करके दिखाए। जिसको देखो दूसरे ने क्या किया है, बस इसी बात की चिंता है। तुम्हें क्या मालूम? ये तारा जिसके पति ने छोड़ दिया था, मैं कैसे रुपया नहीं जाती थी, इसलिए तब मैंने उससे विवाह किया। यदि आज मैं अविवाहित होता तो मैं माया दवाई की शादी करता। तुम्हारे जैसे कहीं छोरा लेकर नेताजी की नहीं करता बेटा। बाद में आप लोग कुछ भी करो, पहले चाय पी लो। मेरी माँ ना हमेशा कहती है कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला। ओ हाँ, भजन से याद आया, ये माली बिटुआ के पैसे का क्या हुआ? देखो दोबारा वो दरवाजे पे नहीं आना चाहिए। तो जब कुछ लेना देना नहीं तो बीच में टांग उठा है। इस महीने ये बहुत हुआ सिद्धार्थ। अब क्या करूं, पिछले 2 महीने से दौरे भी तो बहुत हो रहे हैं। ऐसे कब तक चलेगा? चलेगा, आई तुम परेशान मत हो। कल मधु ने स्कूल के लिए पैसे दिए, बस उसी में से दे रहे हैं, थोड़े समय के लिए। इसीलिए कहता हूँ ना, क्रांति बहुत कठिन कार्य है और कठिन कामों में ना हाथ नहीं डालना चाहिए। सीधा साधा जीवन जीने वाले क्रांति के बारे में सोच भी नहीं सकते। जानते हैं ना, मुख्यमंत्री नामदेव कामदेव को दलित विकास परिषद का चेयरमैन बना रहे, 10,000 पगार, रहने को बंगला, लाल बत्ती गाड़ी। पर नामदेव ने क्या कहा मालूम है? थूकता उन सब पर। तो फिर नामदेव को क्या करना चाहिए? किसी भी कीमत पर यह प्रलोभन स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये सब राजनीतिक दांव है, मोटी मोटी पगार देकर लोगों को फंसाना, उन्हें आंदोलनों से अलग करना। मुझे भी पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफर दे रहे हैं। वाह, तो ले लीजिए। अरे छोड़िए, मैं सिद्धांतों पर चलने वाला हूं। अच्छा निकलता, रात की बस से जाना है, 4-5 दिन में लौटना हो। कुछ भी कहो। सिद्धार्थ, अन्ना, अब मैं भी तैयार हो गई हूँ। गुलाबराव जाधव से मीटिंग के लिए जाना है। आई आई हाँ आ रही हूँ, बोल। मुझे भूख लगी है। अंदर से गरम गरम पराठा बना और अपने साथ अन्ना को लेती जाना। यहाँ ये बैठे बैठे क्या करेंगे? हाँ ठीक है तुम्हारी माँ, अब वापस लौटते में रात भी हो सकती है। अन्ना, मैं रिक्शा बुलवा लूंगी। अगर ये तुम्हारे साथ हो जाए तो तुम्हें क्या परेशानी है? कोई मुझे संभाल
मुझे करनी है, बैठ जाओ। माली भाई को समझाओ, 4.25 लाख कंपनसेशन कुछ तुम्हें भी दे दूंगा, लेकिन पहले पेट्रोल पंप मेरे कर दो। कभी दान करता हूँ सत्कार भी, मुझ पर विश्वास रखो, मैं बात का पक्का हूँ। माली भाई का मुद्दा मेरे सामने मत उठाइए, मामला खत्म। नहीं अंबिका देवी, अभी कहाँ खत्म हुआ है। तो इसके लिए कल आप मेरे घर भी आ सकते, लेकिन मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। एक बात बोलूं, आपने मेरा घेराव किया था, मैं भी तो कर सकता हूँ। बहुत महंगा पड़ेगा, नरवड़े जी से कहकर सब कुछ अखबार में छपवा दूँ। जहाँ भी जाओगे पीछा नहीं छोड़ेंगे, भागते भागते धरती कब पड़ जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप? हम लोग अंदर वाले कमरे में बैठ कर बात करते हैं। कदापि सीधी तरीके से दरवाजा खोलो, नहीं तो क्या करोगी? गुलाब राव, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। इस तरह का तीखापन मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे हिसाब से स्त्री और पुरुष समान है, इसलिए बोलता हूँ। समझो, इसी क्षण तुम्हारा दीर्घ चुंबन लो। तो कान के नीचे भी तोड़ का पड़ेगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अन्ना साहब ठीक कहते थे कि तुम वाकई थोड़ा अलग हो। चित्रबाई तुम रोने लगे। मैं रोने वाली नहीं गुलाब राव, दूसरों को रुला देने वाली हूँ। कहो तो अभी दिखाओ। भाई वाह, वाकई तुम बहुत बहादुर हो। गुलाब राव, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। डाक बंगला बस्ती से बहुत दूर, अंग्रेजों ने बनवाया। तो कितने चतुर थे ये। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। चलो। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे अभी भी नहीं समझी। देखो, बेकार में गुस्सा मत करो, बस थोड़ा सा इंजॉय, फिर तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, और इसमें तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, फायदा अवश्य होगा। चित्रबाई का कल्याण मैंने ही करवाया था। अगर उसे पता चल जाता कि मैं यहाँ डाक बंगले में हूँ, तो वो अपने आप यहाँ आते। लेकिन अब वो थोड़ा ढल चुकी है, मेरा मतलब जवान नहीं। और तू अपने आप को जवान समझता है? तू जवान, ये तू ताक की भाषा तुम्हारी जवान से अच्छी लगती है, लेकिन मैं जवान हूँ या नहीं, चक्कर देख तो ले। चित्रबाई तो शादी के लिए भी तैयार है, तुम कहो तो तुम। छी, शादी हो तुझसे, तेरे जैसों पर तो मैं थूकू भी नहीं। जंगली हो तुम लोग। मैं लगता है सत्ता और संपत्ति के जोर पर तुम किसी को भी झुका सकते हो, लेकिन याद रहे गुलाब राव, मैं झुकने वाली नहीं। साली लेक्चरबाजी, संस्कृति की बात करती हो। अन्ना, इसने मुझे क्या कर दिया है? अन्ना, बोलकर पुलिस को सूचना दीजिए। मास्टर, यहाँ कोई पाठशाला नहीं लगी है। पांडु, देवा, बाहर निकाले पुट्ठे को। पानी मिलेगा? अब आई रास्ते पर। कुछ होने से पहले ही पानी। लो, पियो। वैसे भी ये सब कुछ शांति से हो तभी सुख मिलता है। मैं आपको एक तथ्य की बात बताता हूँ मिका देवी, 99% रेप तो औरतों की वजह से होता है। मालूम, पुरुष जैसा कहे औरत वैसा करती जाए तो फिर रेप कैसा। और ये अखबार वाले, इन्हें तो बस खबर चाहिए हम नेताओं का चरित्र हनन करने के लिए। दरअसल इससे इन्हीं का फायदा होता है।
अखबार का सर्कुलेशन बढ़ता है ना। लेकिन इस तरह की जोर जबरदस्ती क्या ये ठीक है? ये तो पुरुषों का हक है देवी। ऐसा कौन कहता है? मैं कहता हूँ। बात बोल। बोलो बोलो, लेकिन जरा जल्दी। तुम टीचर लोग घंटा बजने तक बोलते ही रहते हो। खंडेराव पाटिल की मिसाल लीजिए। सत्ता और संपत्ति के नशे में चूर छुट्टा सांप की तरह घूमता है। उसके जैसे लोग पुलिस के संरक्षक, एक दिन पुलिस वाले भी वैसा ही आचरण करने लगे। दोनों एक दूसरे को संरक्षण देने लगे। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? एक लड़की का जीवन बर्बाद कर आपको कौन सा सुख मिलता है? कौन सा? बस क्लास इज ओवर। बेडरूम उस तरह का, चलो। मैं कहती हूँ दूर हटो। अरे चलो भी। हिम्मत। भाजो, शिवा। भाग दे साली को। छूना मत मुझे, दूर रहो मुझसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अबे कपड़ा छूट तो मुंह बच गया। अबे भगवान, कपड़ा छूटोगे? गांधी चौक पे से मोहब्बत के इसका ले चल अंदर। हेलो। जय हिंद सर, थाने से इंस्पेक्टर डाल दिए। अच्छा, सामने मास्टर बैठा इसलिए तो आ गया। क्या करूं सर, मास्टर साहब ने बहुत हंगामा किया, बगल वाले कमरे में बैठे हैं। अबे तो इतनी सी बात के लिए तूने मुझे नींद से जगा दिया। अरे क्या करूं सर, कभी कदार थोड़ी बहुत ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है, आप लोग सब जानते हैं। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? तो चल पूछ ले जल्दी से। सर, मास्टर साहब का कहना है कि उनकी बेटी अंबिका देवी डाल मंगले गई थी और वहाँ अपने जबरन कैद कर रखा। अबे दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अंबिका देवी वो यहाँ किस लिए होगी? अब आप ही बताइए मुझे क्या करना, क्या रिपोर्ट दर्ज करनी है? अबे नया है क्या? ट्रांसपोर्ट चाहता है या सस्पेंशन? चल खुद बोल दे। सॉरी सर, आप टेंशन ना लें, मैं अपने हिसाब से इस मामले को टैकल कर लूंगा। अगेन सॉरी सर। अबे फोन जय हिंद। अबे फोन साले कुकर्म करेंगे खुद और सस्पेंड होए हम। समझता उनका इस देश में चर्चा में है, कोर्ट के फैसले पर मुझे कुछ नहीं कहना।
चाय या कॉफी कुछ भी? एक ही बात को बार बार मत सोचो आई, तनाव पड़ेगा। एक बार कदम आगे बढ़ाए ना तो अब पीछे नहीं हटना है। अखबारों में कितना कुछ छप रहा, हर तरफ तू हो रही है। इसलिए कहती हूँ नहीं, पुलिस कुछ करेगी नहीं। और हम मिडिल क्लास वालों को सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि हम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाएं, जहाँ ना कोई हमें जानता हो और ना ही पहचानता हो। मिले कोई वकील? हाँ मिले, कहने लगे बहुत टेढ़ा मामला है। मतलब? अपने वकील ने तीनों के खिलाफ केस दाखिल किया है। गुलाब राव और उसके दोनों मददगार पांडु गणपत ने वीर को गुनाह कबूल किया। लेकिन पांडु को निकाह नहीं है। क्या करें, पुलिस प्रशासन सत्ता जब सब कुछ गुलाब राव जैसे लोगों के हाथों में हो, कुछ भी असंभव नहीं। पुलिस से कहना है उस रात डाक बंगले पर पांडु गणपत ही था। उद्योगपतियों की मीटिंग खत्म होने के बाद गुलाब राव अपने साथी शिवा के साथ वहां चले गए अपने खेतों की तरफ और रात 12 बजे बाद वापस लौटे हैं। लेकिन आप मुझे वहाँ देखा था। जब आप पुलिस चौकी गए तो इंस्पेक्टर गाडगिल ने गुलाब राव से फोन पर बातचीत भी की थी। पर अब इंस्पेक्टर गाडगिल झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि रात में पुलिस चौकी गया ही नहीं, अपनी लिखित कंप्लेंट दूसरे दिन सुबह दी है। आदमी इतना झूठ भी बोल सकता है। इस सच्ची दुनिया में सच को पूछने वाला कौन है? अपने वकील ने पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया। हम दोनों शुक्रवार के सवेरे मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर पुलिस चौकी पहुंचे। सर्टिफिकेट में रेप होने की पुष्टि थी। डाक बंगले में ये घटना घटी, ऐसी शिकायत पुलिस ने दर्ज की। लेकिन पुलिस जब पूछताछ के लिए डाक बंगले पहुंची तो गुलाब राव ने खूब खातिरदारी की। रेप को पुनः पांडु गणपत ने स्वीकार कर लिया। पांडु गणपत ने नहीं, गुलाब राव ने किया है। इसको कोर्ट में साबित कैसे करेंगे? कैसे? मेरी मानो, हम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाएं। और वकील की फीस कितनी? 1000 लाने को कहा है तुम्हारे पास? न्याय पाना भी कितना कठिन है। पहले अन्याय सहना, न्याय पाने के लिए बाकी सब कुछ सहना। इसीलिए तो आम आदमी अन्याय बर्दाश्त कर चुपचाप बैठ जाता है। तारा, मैं कहती हूँ हमें ये जगह छोड़कर कहीं और चले हम कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे आई। हम कायरों की तरफ टलकर भागेंगे नहीं अन्ना। हम लड़ेंगे पूरी ताकत से, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कैसी तबीयत भाई? सब कुछ खत्म हो गया है मती। अब जीने की भी इच्छा नहीं होती। ये क्या कह रही है? बाहर बगीचे में समय बिताइए, गुलाब के सारे ना ना ना, उन गुलाब के फूलों का नाम मत लो, मुझे नफरत होती है ना। अभी जिंदगी मुरझाई हो गई है मत। ऐसा नहीं कहते आई। आप चिंता क्यों करती हैं? हम सब आपके साथ हैं। और अंबिका की चिंता हर वक्त लगी रहती है मत। हर वक्त हौसला लेके आई।
राहत पर चलने की कोशिश की, लेकिन लगता है सब झूठ है, झूठ है मधु। लेकिन फिर भी कानून को तोड़ना ठीक नहीं। मधु, तुम थोड़ी देर रुकोगी ना? हाँ, पर क्यों? मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। जाइए, आराम से जाइएगा। सुनो, ज्यादा देर बाहर मत रहना। आजकल अन्ना मुझे अकेला नहीं छोड़ती। क्या करूं? डर लगता है। वो उसके साथ ही यहाँ भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अन्ना को या उसके साथ ही यहाँ आए तो क्या आप और क्या मधु मेरी रक्षा कर पाएंगे? अरे अकेले चिल्लाएंगे, इतना तो कर सकते ना हम लोग। और वो गाली टोपी से आप सबकी आवाज बंद कर देंगे। अफसोस, जिस गांधी टोपी का जन्म आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए हुआ था, उसी गांधी टोपी का इस्तेमाल आवाम की आवाज को दबाने के लिए। अगर आज गांधी जी होते तो कैसा लगता उन्हें? आता कहाँ जा रहे हैं ना? मैं बड़े साहब से मिलने। उन पर ज्यादा आश्रित ना रहे। क्यों? बाबूराव बता रहे थे, उनकी कंपनी में ऊपर से आदेश आए हैं बड़े अखबार को रेगुलर विज्ञापन देने के लिए, और तो और सरकारी विज्ञापनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। वही पूछने जा रहा हूँ, अखिल आजकल इस समाचार को प्रमुखता देने खबरें क्यों आ रही है? पांडुरंग से पूछताछ चल रही है, उसने रेप का गुनाह कबूल कर लिया है, यही लोग क्यों छप रहा है बार बार? क्या यही है लोकतंत्र के चौथे खंभे का सच? फिर वहाँ जाने का क्या मतलब अन्ना? नहीं, जाकर आता हूँ। चोर को कम से कम चोर तो कहना ही चाहिए। लाला जगत नारायण परार्पण की जयंतियां मनाते हैं और खुद को निर्भीक स्वतंत्र विचारों को पत्रकार कहते हैं। आता हूँ। अन्ना, आते समय बाबा नगर की तरफ से आएंगे क्या? क्यों? आइएगा तो देखिएगा कि सिद्धार्थ आए कि नहीं। हाल ही में कब आया था? कौन? सिद्धार्थ? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही। अभी तो औरंगाबाद में है ना? हाँ, ज्यादातर दौरे पर ही रहता है। कहीं जानबूझकर तो नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो अपने आप को क्रांतिकारी कहता है, तो उसे यहाँ लेकर लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, गुलाबराव के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करता वो? मोर्चा निकाला था उसने। शुरुआत में काफी अच्छा था, प्रदर्शन करने वाले लोगों ने विज्ञापन की होर्डिंग तोड़ डाली। कहीं ऐसा तो नहीं तुम दलित नहीं हो, इसीलिए जानबूझकर टाल मटोल कर रहा हो सकता है बाकी उसे समय ना मिल पा रहा हो। देखते हैं। वैसे इंसान को जिंदगी से अनुभव लेना ही चाहिए। फिलहाल तो अनुभव ही ले रही हूँ। जानती जान पहचान के कितने ही लोग नजरें बचा बचा कर निकल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मिसेस मुलगांवकर मिली थी। उनकी लड़की को घर जाकर 3 साल पढ़ाया। पहले कभी मिलती तो खूब हंसती बोलती थी, लेकिन 2 दिन पहले चित्रा टाकी के पास मिली तो वो फेंक के चली गई। जाने दो, लोगों के मुंह नहीं बंद कर सकते हम। लेकिन लोग मुझे दोषी क्यों ठहराते हैं? तुम शांत हो जाओ अम्मू। परसों प्रिंसिपल के पास थे। वो बोली जो हुआ सो हुआ, अब ये कोर्ट कचहरी की लड़कियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 2-4 बच्चों के पेरेंट्स आए थे, वो भी यही दोहरा रहे थे। बाकी बहुत कष्ट होता है मधु, और दूसरी ओर वो गुलाबराव शांति से छुट्टा घूम रहा है। फिक्र मत करो, इस लड़ाई में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कदम आगे बढ़ाए तो पीछे मत हटना। कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। कचहरी में मोर्चा निकाला तो क्या हुआ? कलेक्टर मीटिंग में थे, ऑफिस का बाबू आके मेमोरेंडम ले गया। गृह मंत्री आए, हम महिलाओं ने उनका घेराव भी किया, लेकिन वो भी हमारी तरफ भूखी नजरों से देख रहे थे। लो, आ गए तुम्हारे सेनापति, इनसे लड़ो। मैं अब चलती हूँ। अन्ना के आने तक तो रुक जाओ। अब मेरा यहाँ क्या काम है? चलती हूँ। बैठो, मैं चाय लाती हूँ। अभी बस स्टैंड से ठीक करा रहा हूँ। बैग बाबा के यहाँ भिजवा दिया। औरंगाबाद से आ रहा हूँ, वहाँ का माहौल बहुत गरमाया हुआ है।
वाले नहीं, इसीलिए। कमेटी के पास और तुम्हारी अपनी जो प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा वो आज का समाचार देखा? माया के भाई की आंख खोले तो दोनों आंखों के लिए 3000 कंपनसेशन और खांडेर और पाटिल की आंख खोलने वाले को पकड़ाने वाले के लिए 10,000। क्या खूब कानून है। मतलब पंडा को पकड़वाने के लिए। ये काम बंडा ने किया, इसका प्रमाण नहीं। सिद्धार्थ, तुमसे एक बात पूछूं? तुम इतने दौरे कर रहे हो लेकिन किसी भी मोर्चे में तुमने मेरा या गुलाब राव का नाम तक नहीं लिया, ऐसा क्यों? तुम पत्थर पर सर पटक गई। गुलाब राव ने अपना केस फुल प्रूफ बनाया है, तो बेवजह अपनी बदनामी करा रही है। मतलब जैसा आई कहती है तुम भी वही दोहरा रहे। शांत रहो, स्त्री है हम, हमें तो ये सब भोगना ही पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, जितना संभव था वो तुमने भी किया और मैंने भी। एक मोर्चा निकाला बस। एक बात बताओ, यदि मैं ब्राह्मण ना होकर दलित होती तो तुम और नहीं लड़ते मेरे लिए, तुम लोग और मोर्चे नहीं निकालते मेरे लिए। तुम लोग भी जाति पर टिकने वाले लोग हो। माया गवई और तुम्हारी बराबरी कैसे हो सकती है? वो अनपढ़ है, दरिद्र है, उसे अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, लेकिन तुम आत्मनिर्भर हो और मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ऐसे मैंने कब कहा? मतलब क्या करने वाले? इस पर मैं बाद में विचार करना चाहिए। अभी के अभी मुझसे शादी करो। शादी समझने की कोशिश करो, जल्दबाजी में हम फैसला नहीं ले सकते। मतलब मित्र के रूप में मैं चलती हूँ लेकिन घरवाली के रूप में नहीं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इस शादी को लेकर मेरे माँ बाप का विरोध है, वो पिछली सोच के और तुम्हारे साथ हुई घटना से वो काफी डरे हुए। सिद्धार्थ, तुम भी ऐसा सोचते हो? जानकर बड़ी हैरानी हुई। एक बात बताओ, यदि किसी दुर्घटना में मुझे गंभीर चोट लग जाती तो क्या तब भी तुम मुझे ऐसे इग्नोर करते? देखो ऐसा नहीं जैसा तुम समझ रही हो, और सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। अपने माँ बाप को समझाना। सब कुछ माँ बाप पर मत डालो सिद्धार्थ। हमें पुरानी परंपराओं के समाज में पुरुष हो, मेरे साथ रेप हुआ और मैं ही पतित हो गई, ऐसा मानने वाले पुरुष हो तुम। अंबिका देखो, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता, आज भी नहीं बोलूंगा। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका जितना सदमा तुम्हें पहुंचा है ना, उतना मुझे भी। बस मुझे समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। सिद्धार्थ, एक बात मैं साफ कर देना चाहती हूँ, ऐसा पुरुष मुझे कतई पसंद नहीं, ऐसा घरवाला भी नहीं चाहिए, और पति के बिना जीवन नहीं चल सकता, ऐसा मानने वाली भी मैं नहीं। मेरे ख्याल से इस पर हमको बाद में विचार करना चाहिए। इस वक्त शांतिपूर्वक विचार नहीं किया जा सकता। ये कोई आवश्यकता नहीं। दलित होने के नाते खुद पर होने वाले अन्याय पर चिढ़कर बोलते थे। सभी अन्यायों के प्रति विद्रोह करना चाहिए, ऐसा कहते थे। तुम्हारे प्रति आकर्षित हुई, बड़ा महसूस होता है कि वो सब सिर्फ मुखौटे थे। तुम अन्याय के विरुद्ध नहीं, केवल खुद पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध हो। कुछ और ही सोचा था, लेकिन तुम आम पुरुषों की भीड़ से बिल्कुल भी अलग नहीं। और इतना सब जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ विवाह करूं तो वो भी एक स्थायी रेप ही साबित होगा। खैर चलो, अच्छा हुआ जीवन भर के दंड से मुझे आज मुक्ति मिली। गुड बाय सिद्धार्थ। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने सिर्फ शांतिपूर्वक विचार करने के कहा, और अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, तब भी मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। नो थैंक्स, मैं इतनी कमजोर नहीं हुई कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़े।
शुरू की जाए। योर ऑनर, अब मैं मिस अंबिका देवी से कुछ प्रश्न पूछने की आपसे इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू ऑनर। तो हाँ अंबिका देवी, फिजिकल रिलेशनशिप और रेप में क्या फर्क होता है ये तो आप बहुत अच्छे समझती होंगी। हाँ, समझती। पति अपनी पत्नी की इजाजत के बगैर अगर उसे जोर जबरदस्ती करता तो आप उसे क्या कहेंगे? रेप। रेप। मेरे मौखिक नंबर 2, पांडु गणपत राव ने आपके साथ डाक बंगले में क्या किया? रेप। मगर पांडु गणपत ने नहीं, रेप गुलाब राव जाधव ने किया। कृपया करके मौखिक नंबर 1 गुलाब राव का नाम इस अदालत में ना ले, क्योंकि वो एक सम्मानित पुरुष है। आइए एक बात बताएं कि डाक बंगले में हुई घटना को आपने एंजॉय कितना किया? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये वकील साहब ऐसे सवाल पूछकर न सिर्फ मेरी मुआकिल बल्कि पूरी नारी जाति का अपमान कर रहे हैं। नो ऑनर, मैं तो बस अदालत में सच को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी को अपमानित करने की मेरी कोई मंशा नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। सवाल पूछे जा सकते हैं लेकिन मर्यादित भाषा में। थैंक यू ऑनर। तो हाँ अंबिका देवी, मैं आपसे पूछ रहा था कि डाक बंगले में हुई घटना को आपने एंजॉय कितना किया? वकील साहब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? श्योर, पूछिए। एक नहीं बल्कि 2 पूछिए। माफ कीजिएगा, मगर ऐसी कोई घटना आपकी बहन, बीवी या बेटी के साथ हुई होती तो क्या तब भी आप भरी अदालत में ऐसे ही प्रश्न पूछते? ये कैसा प्रश्न है आपका? ये स्कूल नहीं, कोर्ट है, कोर्ट। योर ऑनर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पे किसी को भी व्यक्तिगत प्रश्न पूछने की इजाजत ना दी जाए। कृपया अदालत की गरिमा बनाए रखें, व्यक्तिगत सवाल ना करें। थैंक यू ऑनर। क्षमा करें माय लॉर्ड। हाँ तो वकील साहब, बलात्कार को कोई भी स्त्री एंजॉय नहीं करती, फिर वो चाहे बीवी ही क्यों ना हो। वो बलात्कार था या नहीं, ये भी कोर्ट में साबित होना बाकी है। मिस अंबिका देवी, माय लॉर्ड, ये प्रश्न मुझे अपमानित करने के लिए पूछे जाते हैं। अच्छा चलिए छोड़िए ये सब बातें। आपकी उम्र क्या है? 23 साल। 23 साल। आप उतनी देर से कह रही हैं आपके साथ बलात्कार हुआ, तो फिर आपने प्रतिकार क्यों नहीं किया? मैंने प्रतिकार किया था। मतलब क्या किया? हमने आपको छुड़ाने की खूब कोशिश की थी, चीखी थी, चिल्लाई थी। लेकिन डाक बंगले के आउट हाउस में रहने वाले खानसा मैंने कुछ भी नहीं सुना। तो आई भी नोटिस माय लॉर्ड। योर ऑनर, मैं डाक बंगले के खानसा में राम बहादुर को अदालत में बुलाने की गुजारिश करती हूँ। मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। इजाजत है। राम बहादुर को हाजिर किया जाए। राम बहादुर वर्ल्ड छोटे लाल अदालत में हाजिर हो। राम बहादुर वर्ल्ड छोटे लाल अदालत में हाजिर हो। राम 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 सभी लोगन का राम 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 साहेब। आपका नाम? अम्मा बाबू तो हमका ललुआ कहता है सरकार, पर स्कूल में हमारा नाम राम बहादुर लिखा है। नीक ना है काजू। ठीक है, आप ये बताइए आप करते क्या हैं? डाक बंगलवा के रसोई में खाना पकाए थे। और आप रहते कहाँ हैं? वो बंगलवा के पीछे ना कार्टर में रही थे सरकार। ये बताइए कि आप 21 जनवरी की रात कहाँ थे? हम का कहो कहीं कहाँ जाए सरकार। डाक बंगलवा में खाना पकाने के बाद सोए खातिर अपने कार्टर में चले गए रहे हुजूर। क्या उस रात आपने डाक बंगले से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी? चीखे चिल्लावे की आवाज? जवाब दीजिए, क्या उस रात आपने किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी? नहीं हुजूर, हम बोल मरे रोटी ठाक बंगलवा में ही खाई गई सरकार। उसके बाद उसके खातिर अपने कार्टर में चले गए सरकार, और थोड़ी ही देर में सो गए सरकार। हम कुछ नहीं सुना सरकार, नहीं सुना सरकार, हम कुछ नहीं सुना। Your witness, please. No. आपको कुछ पूछना है? No, यार। आप जा सकते हैं। Your Honor, राम बहादुर बुजुर्ग हैं। वो अपने क्वार्टर में जाने के कुछ देर बाद ही सो गए थे। ऐसे में मेरी मुआकिल अंबिका देवी खूब चीखी चिल्लाई, मगर खानसामे को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे काबिल वकील दोस्त बेवजह अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो आपसी रजामंदी से हुआ था। उस रात जब अंबिका देवी डाक बंगले पहुंची तो मेरे मौके दो दारू के नशे में धुत थे। अंबिका देवी ने इसे उत्तेजित किया, उत्साहित किया, और फिर जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने है। ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। अंबिका देवी, एक और प्रश्न, ये सब नाटक के पीछे आपका मकसद क्या था? मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, कुछ
और पांडवों के साथ अंबिका सुना आपके के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। रही बात पांडव और अंबिका देवी के संबंधों की, तो इनका निजी मामला है, मगर अंबिका देवी ने आरोपी नंबर 1 गुलाब राव जाधव, जो कि एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका सार्वजनिक जीवन कलंकित करने की कोशिश की। अदालत अंबिका देवी को हिदायत देती है कि आइंदा इस प्रकार से किसी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने की कोशिश न करें, अन्यथा उन्हें दंडित किया जाएगा। साथ ही पांडव गणपत, शिवा, आत्माराम और गुलाब राव यादव को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अदालत के फैसले के बाद वो दिखा था मां शायद, लेकिन भीड़ में न जाने कहाँ रहने दो, ज्यादा मत सोचो, तनाव बढ़ेगा। इतना सब झेल कर आखिर हासिल क्या हुआ? इतना पैसा खर्च हुआ, लोगों के व्यंग बाढ़ सहन की, और तो अदालत का फैसला भी खिलाफ। और माँ सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन बेटे तुम चिंता मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अन्ना, एक गिलास पानी मिलेगा? कहा जाता है स्त्रियों को स्वाधीन होना चाहिए। समाज सुधारक कई दशक पहले से दोहरा रहे हैं कि महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलना चाहिए, घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन घर के बाहर गुलाब राव जैसे भेड़िए घात लगाए बैठे। फिक्र मत करो अम्बू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा मधु, अब क्या ठीक होगा? तुम्हें नहीं लगता कितनी बड़ी मानसिक यातना है? पहले बलात्कार और उसके बाद अगर कोई महिला हिम्मत कर आवाज उठाती तो हर तरफ बदनामी ही बदनामी। और तो और अदालत का फैसला भी। इससे तो वो राष्ट्र अच्छे हैं जहाँ बलात्कारियों को जान से ही मार दिया जाता है। कुछ दिन पहले ही अखबार में पढ़ा, कुवैत में बलात्कारी को पत्थर से कुचल कर मार डाला और उन्हें हम पिछड़ा देश कहते, और हम प्रगतिशील विकासशील। विडंबना है। एक बात बताऊं, कोर्ट के फैसले को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। हम आम आदमी और कहीं क्या सकते हैं मधु, नाराजगी जताने के सिवा। गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। उससे ही प्रश्न हल होने वाला नहीं है। कल को उनके लोग हम पर गोलियां चलाएंगे। अरे आखिर में किसके पास गोलियां ज्यादा हैं? कानून हाथ में लेने से प्रश्न मिटते नहीं मधु। कानून से प्रश्न हल नहीं होते, कानून हाथ में लेने से भी प्रश्न हल नहीं होते। तो प्रश्न आखिर कैसे हल होंगे ना? कैसे? कभी कभी सोचता हूँ कि तारा ठीक कहती थी, कितनी समझदार थी वो। हौसला रखिए अन्ना। अम्बू, संभालो अपने आप को। आप लोगों को मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। मुझे अफसोस है कि इतना सब कुछ किया लेकिन नतीजा शून्य रहा। परेशानी में अपने ही लोग साथ देते हैं। हिम्मत रखो, मैं चलती हूँ। जानती हो अपने अखबार में नरमणे ने क्या लिखा है? नाम मत लीजिए उसका। एक आध बार आपके साथ जेल गया था इसलिए उसका आदर करती थी, लेकिन सरकारी विज्ञापन मिलते ही उसने अपनी औकात दिखा दी। कोर्ट में पूछे गए शर्मनाक सवालों पर चटकारे लगाकर अखबार में छापा और गुलाब राव के छूटने पर फ्रंट पेज पर फोटो सहित अभिनंदन। ऐसा ही होता है। पैसे के सामने ईमान, सिद्धांत सब छोटे पड़ जाते हैं।
नगड़े कह रहे थे। क्या कह रहे थे? ये छोड़ के कहीं और चले जाओ। अन्ना, आपके वो तिलक और गणेश शंकर विद्यार्थी के अवतार मिले तो उन्हें बताइएगा। मैं थकने या छुपने वालों में से नहीं। मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मैं लड़ूंगी, पूरी ताकत से आखिरी सांस तक लड़ूंगी। अन्ना, आप घबरा रहे हैं क्या? घबरा नहीं रहा हूँ, बस मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मेरा सारा जीवन सब राजनीति में बीता, तो आजकल की ये गुंडागर्दी की राजनीति, इसका मुझे तनिक हो नहीं, समझ नहीं आता इससे कैसे निपटा जाए। नमस्कार नमस्कार। इधर से निकल रहा था, सोचा मिलता चलूं। वैसे जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। अब कोर्ट कचहरी में दोनों पक्षों को मानसिक पीड़ा तो होती ही, फैसला जिसके खिलाफ होता है उससे कुछ ज्यादा है, इसीलिए सोचा मिलता चलो। फैसला आपके पक्ष में हुआ, इसका ये मतलब मत निकालिएगा, ये इंसाफ है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। दरअसल हम राजनीति के खिलाड़ी हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं जीता ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, और आप पराजित हुए ऐसा आपको भी मानने की जरूरत नहीं है। और फिर किसी महिला को हराने से कौन सी इज्जत बढ़ती है ना? लेकिन आप यहाँ किस लिए आए? अन्ना साहब, ये तो आप भी जानते हैं कि खामखा है पालने से शत्रुता बढ़ती है, और कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हम लोग राजनीति हैं, हमारे भी दुख दर्द होते हैं। आप लोगों ने कितना हल्ला गुल्ला मचाया, मेरी और मेरी पार्टी की कितनी बदनामी की। लोगों ने तो मेरा पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म करने की कोशिश की। जानते हैं मुझे दिल्ली के कितने चक्कर लगाने पड़े, लेकिन बाद में हाईकमान ने माना कि ये सब मेरे चरित्र हनन का प्रयास था। अब मुझे इलेक्शन में टिकट मिल गया, मेरी तरफ से विवाद खत्म। अब भला मैं आपसे शत्रुता क्यों रखूं, आप ही बताइए। तो यही सब बताने आप यहाँ आए हैं? हाँ, और आप सबसे माफी मांगने। अरे भाई, आप खड़े क्यों, बैठेंगे नहीं क्या? भाई, उसके लिए मैं फिर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये मेरी बेटी को बर्बाद करने के बाद अब क्षमा मांग रहे हो? आप कोर्ट न जाते तो ये रामायण ही ना होती। आपने रामायण का जिक्र किया, इसलिए बताता हूँ कि रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन उसके साथ ही बात को आप बार-बार क्यों दोहराना है? मैं माफी मांग तो चुका हूँ, लीजिए फिर मांगे लेता हूँ। भाई, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दरअसल मेरे स्वभाव में विरोध का कोई स्थान नहीं। हुक्म देकर काम कराना मेरी आदत है। विरोध करने पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, बल्कि यूं कहे कि मेरा माथा फटने लगता है। अरे भाई, आप चुप क्यों, कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कहना क्या चाहते? मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मुझे माफ कर दें बस। और भाई, इलेक्शन में आप मेरी दिल से मदद करें, ताकि विरोधी पक्ष के लोगों को अपने प्रचार के लिए आपके नाम का जिक्र करने का मौका न लगे। भाई, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके वो सिद्धार्थ पवार, इसका क्या? उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया जा रहा। मैंने ही सीएम साहब से बोला था। वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। नहीं अंबिका देवी, वो स्वीकार कर चुके हैं, वो भी लिखित। दरअसल है क्या, ऊंची तनख्वाह, बंगला, गाड़ी, ये सारी सुविधाएं किसी भी इंसान को उसके सिद्धांतों से बहुत जल्दी निकाल देती है। जिंदगी भर रोज रोज कोई कहां तक चिल्लाए, मैंने ही उसे समझाया था। स्वीकार कर लो, आप अपने लड़कों को नौकरी दो और उनका कल्याण करो। समझदार है, बहुत जल्दी समझ गया। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई, हालांकि होनी नहीं चाहिए थी, और चुनाव के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन क्या करें, हो गई। गुलाब राव, आपको नहीं लगता कि आपके जैसे लोगों का पार्लियामेंट में होना यानी लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक? पार्लियामेंट के बारे में कुछ जानती भी हो? ये जो कटाक्ष की भाषा तुम बोल रही मैं समझता हूं, लेकिन आपके कष्ट को भी मैं समझता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम बातचीत से इस समस्या का समाधान निकालें, जिसके लिए आज शाम को आपको डाक
बंगले पर आने का निमंत्रण देने आया। असंभव, वो वहां आएगी ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया? आप आएंगे क्या? ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। आप आ रही ये कह रहा हूं मैं कह रहा हूं वो वहां नहीं आएगी। अरे तो आप भी आ जाइएगा, तुम्हारा इसी चुप नहीं है, आई प्रॉमिस। असंभव, नामुमकिन। क्या बंगले पर आना मुमकिन नहीं या इलेक्शन में मदद करना? दोनों ही नामुमकिन। अंबिका जी देखिए, अन्ना साहब तो इस वक्त बहुत गुस्से में है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका स्कूल स्थायी होगा, ऊपर की मंजिलें बढ़ेंगी और सब कुछ समाप्त हो जाए तो भी नामुमकिन। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, तुम संसार का नमक हो। अब यदि नमक ही अपना खारापन छोड़ दे तो उसे कैसे खारा करे? आपने प्रभु यीशु का उदाहरण दिया, इसलिए एक बात बताता हूं। हालांकि बात मुझे अप्रिय लगती है, फिर भी बताता हूं। एक शहर है अमलनेर, कभी मौका लगे तो होकर आइएगा वहां की एक नर्स चारुलता पांडे मुझसे टक्कर लेनी चाहिए थी। क्या हुआ उसका? गुंडों ने दिन दहाड़े बीच चौक पर उसको निर्वस्त कर दिया। बहुत बुरा हुआ। कब, कहां, क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक मैं नर्सी से बात कर रहा था, लेकिन कहे जगह हूं, अगर अम्मी का साथ अगर कुछ हुआ तो मैं हमारे अनशन पर बैठ जाऊंगा। अनशन पर बैठने वालों के नखरे उठाने वाले 1947 में इंग्लैंड चले गए। अब अगर अनशन पर बैठे तो कहां बैठे थे? लोगों को तो छोड़ो, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। मैं प्रधानमंत्री के बंगले के सामने हाथ खड़ा कर लूंगा। वहां भी मेरे जैसे लोग रहते हैं। अब बैठ जाइए। अवश्य आऊंगी। वेरी गुड, पहले कह दिया होता तो कितना अच्छा होता। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू अंबिका जी। वैसे कब आएंगे? अन्ना आपको सूचित कर देगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ अंबिका जी। अन्ना साहब, मौका लगे तो आप भी आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा चलता, नमस्कार। अन्ना, ऐसा लग रहा है दिमाग की सारी नसें एक साथ फट गई हो।
वाकई तुम बहुत समझदार हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सबको तुम्हारे जैसा होना चाहिए। वैसे कोर्ट में जो आपको कष्ट हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। केवल कष्ट ही नहीं, ना झेल पाने वाले खर्च। इसमें मेरी कुछ सहेलियों ने बहुत मदद की। आई नो। अंबिका जी, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपकी सहायता के लिए एक योजना बनाई है। कैसी योजना? अन्ना साहब राष्ट्रीय शिक्षक घोषित हो चुके हैं, जिसके लिए जगह जगह पर जिला स्तर पर उनका भव्य स्वागत करेंगे हमारी पार्टी के लोग। हर जगह में 25,000 की थैली भेंट की जाएगी। नो प्रॉब्लम। फंड की कोई कमी नहीं है अपने यहाँ। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? भाई, इलेक्शन में मेरी मदद। कल मैंने कुछ पत्रकारों को यहाँ बुलवाया है। उस समय मैं अपने निजी फंड से अन्ना साहब को 1 लाख की थैली भेंट करूंगी। दूसरे दिन बहुत सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर फोटो होगी। आप, मैं और अन्ना साहब। गुलाब राव, आपसे एक बात पूछूं? Why not? पूछिए ना। आप इतना अच्छा बोलते हैं। मैं आदमी अच्छा ही हूँ अंबिका जी, अन्यथा राजनीति में इतनी तेजी से इतनी ऊंचाई तक ना पहुंच पाए। अरे कितने ही लोगों को साथ लाए उस जिले में। मेरे बगैर सीएम का तो पत्ता तक नहीं हिल सकता। फिर आप में इतनी राक्षसी प्रगति कैसे? प्रत्येक मनुष्य में देव और दानव दोनों में बराबर द्वंद चलता है। कभी देव पर तो कभी दानव। दुर्भाग्य से उस रोज मेरे अंदर का दानव मुझ पर हावी हो गया, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। वो सब याद आता तो बड़ा दुख होता है। आपको लग रहा होगा कि मैं आज बुद्धिजीवी की तरह बोल रहा हूँ। अंबिका जी, मैंने कई ऊंची सोसाइटी देखी है। बिना किए बड़ी बड़ी बातें करने वाले एक दूसरे को गालियां देते हैं 3 चाय पीने के बाद, क्योंकि उनके अंदर का दानव जागरूकता है ना। वैसे थोड़ा बहुत मैं भी ले लेता हूँ, आप ले लीजिए। नहीं, मैं नहीं पीती। कोई बात नहीं। वैसे थोड़ा बहुत लेने में कोई बुराई नहीं, एंजॉय के लिए। गुलाब राव, आपको ऐसा नहीं लगता? कैसा? कि एक स्त्री की भी अपनी प्रतिष्ठा होती है? होती है, क्यों नहीं होती। अंबिका जी, इस मामले में मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया था। तब मैंने इस विषय पर संवाद आयोजित किए थे। करने पड़ते हैं, मिनिस्ट्री से कोटा होता है ना। वैसे कुछ कार्यक्रमों का तो मैंने उद्घाटन भी किया था। फिर आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आए दिन अखबार में बलात्कार की खबरें क्यों आती हैं? माफ कीजिएगा, इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं, बल्कि आप लोग। हम लोग? भला वो कैसे? हम जैसा कहें आप वैसा करती जाएं तो बलात्कार होगा क्या? लेकिन हमारे मन के विरुद्ध, हमारी इच्छा के खिलाफ। इच्छा, मन, सब को तो देखो, ये जो नई पीढ़ी की लड़कियां होती हैं ना, बड़ी महत्वाकांक्षी होती हैं। पुरुषों से बराबरी करना चाहिए, उनको स्वतंत्रता चाहिए। तो ठीक है, मिलनी चाहिए स्वतंत्रता। घर से बाहर निकलो, घूमो फिरो, कहीं भी आने जाने की आजादी, लेकिन पुरुषों से बराबरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वो इसलिए अंबिका देवी कि भगवान ने नीचे भेजते समय ही जब स्त्री और पुरुष को बराबर नहीं बनाया, तो फिर हम बराबरी का दर्जा कैसे दे सकते हैं? अब आप इसे यूं समझिए, बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखकर जन्म तो स्त्रियां देती हैं, लेकिन क्या वो ये काम अकेले कर सकती हैं? नहीं ना। इसीलिए स्त्रियों को अपना काम करना चाहिए और पुरुषों को अपना।
घटना होना ही खत्म हो जाएगी। जब स्त्रियों को पता चल जाएगा कि चाहे जितना विरोध किया जाए, अगर बलात्कार होना है तो होकर रहेगा, तब स्त्रियां विरोध करना बंद कर देंगी। और जब वो विरोध नहीं करेंगे तो बोले बलात्कार कैसा, देख लिया ना, है ना पॉइंट? क्या लॉजिकल पॉइंट है। आपका मतलब है कि स्त्रियों को पुरुषों का गुलाम बनकर रहना ही उनकी नियति है। तुम टीचर लोगों की बस यही करनी होती। अरे अर्थ का अनर्थ निकाला। स्त्रियां गुलाम कैसे रहेंगी? स्त्रियां स्वतंत्र ही रहेंगी। नहीं तो ज्योतिबा फूले, महर्षि कर्वे, राजा राममोहन राय, इन सब के कार्यों का क्या मतलब? स्त्रियां स्वतंत्र ही रहेंगी, लेकिन ईश्वर का दिया हुआ कार्य मतलब सुख देना, ये तो करना ही पर। लाइट कैसे चलेगी? पांडु देख तो ये लाइट कैसे चली गई? पांडु को बाहर बांध के रखा गया है और लाइट गई नहीं, अंधेरा किया गया है। कौन है बे तू और अंदर कैसे आया? शिवा, लात मारकर बाहर निकाले ताले को। शिवा को भी बाहर बांध के रखा गया है। चल, मैं बोला चल, फोन रख, रख फोन, रख फोन। इरादा क्या? नहीं ठीक है। तुम क्या चाहती हो? देख देखो, ये तो धोखाधड़ी है। देख मैं कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चला जा। तू अभी मुझे जानता नहीं है। जानता हूँ साहब, कौन है आप, लेकिन अगर मैंने कुछ किया तो अपने आप को भूल जाओगे। शीशे में अपना चेहरा देखोगे तो खुद को पहचान नहीं पाओगे। गुलाब राव, इसे हल्के में मत लेना। इसके 4 साथी बाहर, ये राज के पांडव है। तुम्हारे जैसे लोग जब सत्ता और संपत्ति के नशे में सारी सीमाएं पहुंच जाते हैं तो ये इंसाफ दिलाते हैं। अकोला के खांडेराव पाटिल के हाथ इन्हीं ने तोड़े और आंखें भी इन्हीं ने फोड़ी। और आज ये आप क्या कर रही हैं? हम कुछ बैठ कर बातचीत करते हैं ना। भाई थोड़ा सा पानी मिलेगा? अभी से पानी? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं गुलाब राव। ये क्या? बांधो इसे, ठीक से बांधो। आप कहे तो इसका मुंह भी बंद कर दूं? नहीं, गांधी टोपी का इस्तेमाल मुंह बंद करने के लिए नहीं करते। इस सीखों से मुझे संतुष्टि मिलेगी। ठीक से बांधो इसे। वो यार क्या कर रही हैं? हम आप चाहो तो हम 2-4 लाख रुपए देने को भी तैयार हैं। जल्दी करो, यहाँ तोड़-फोड़ करके तुम्हें अगले गांव भी जाना है। ले चलो इसे, ले चलो। इसने मेरे साथ। और चल, मुझे चला दे दो। क्या करो? मेरे से ले लो। मैं बोलूं चल। छोड़। क्या? वो छोड़ दे। मैं बोला चल। छोड़ दे। चल, वो चल। शिवराम आपटे डाक बंगले से बोल रही हूँ। मैंने गुलाब राव जाधव को क्या किया तुमने? क्या मार दिया? नहीं, उसका पुरुषत्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। क्या? मैं यही डाक बंगले पर आपका इंतजार कर रही हूँ। आप जल्दी आइए। आ रहा हूँ। काश उस रात भी आप आए होते तो।
दूसरा मधुमिता सिंह, अन्ना साहब की भूमिका में सुरेश श्रीवास्तव जी, अंबिका का किरदार निभाया शिवजी मल्होत्रा, सिद्धार्थ दीपक राज राही जी, पांडु की भूमिका में दिलीप सिंह, गुलाब राव जाधव यानी कि महेंद्र सिंह धुरिया, शिवा सुरेंद्र त्रिवेदी, इन्होंने रूप सज्जा प्रमोद शर्मा, राजा राम राही जी, वकील 1 और 2 सिंचे सचान और शिवी वाजपेयी, कोर्ट अदली 1 और 2 नरेंद्र सिंह राजपूत, अलग त्रिपाठी, लेडी कांस्टेबल श्रेया बनोदिया, राम बहादुर महेश जायसवाल जी, इन्होंने रूप सज्जा भी की, बंदा यानी कि कुशल गुप्ता, बैक स्टेज में विजय भास्कर, कुशल, तुषार, नरेंद्र, आकाश, शिवेंद्र त्रिवेदी, प्रकाश परिकल्पना और सलाहकार निदेशक कृष्णा सक्सेना जी। आप सभी का पहले देखिए आभार, और दर्शकों की संख्या थोड़ी सी कम है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग आज आए हैं वो भी और लोगों को भी लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक होंगे तो हम लोगों को अपना कला का प्रदर्शन करने में और आनंद आता है। और इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा पंकज ललित जी से कि वो आए और कुछ थोड़ा सा प्रस्तुति के बारे में बता दें। कल पंकज ललित जी प्लीज थोड़ा सा मंच पर आए, थोड़ा सा नाटक के बारे में कुछ बोल। उसके कलाकार हैं, निर्देशक भी हैं। बहुत प्रभावशाली नाटक रहा और बहुत आनंद आया और सब कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत सहज अभिनय किया। बहुत लंबे लंबे संवाद थे लेकिन बहुत अच्छे से सबने किया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा नाटक का ड्यूरेशन लंबा था, इस करके शायद थोड़ा सा कुछ दर्शकों को बीच में हमने देखा जाते हुए। यदि बाकी के नाटक भी इतने लंबे हों तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि थोड़ा समय थोड़ा सा पहले कर दीजिए, क्योंकि शिमला में जनरली 7 साढ़े 7 बजे के बाद लोगों को दूर जाना होता है। ठंडा नवंबर का महीना है तो उनको फिर वो समय ऐसा रहता है कि उनको छोड़ना भी मुश्किल होता है और घर जाना भी होता है। तो आप अगर बाकी के नाटक इसी ड्यूरेशन के हैं तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि या तो 5:30 बजे शाम शुरू कर दें या उससे थोड़ा पहले। अगर आपने समय ऑलरेडी 5:30 दे दिया है तो फिर उसका समय नियत समय पर आरंभ हो जाए। लेकिन एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई। और आप दूर से यहाँ अपना अभिनय का प्रदर्शन करने के लिए शिमला है, उसके लिए भी आपको साधुवाद और आपको बहुत तो आभारी हूँ कि आप लोग इतनी देर तक बैठ के आपने देखा, अपने कीमती समय निकाला और कल
जल्दी आइए आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ आज विदा लेते हैं, शिवरात्रि। कल फिर मिलेंगे। ग्रुप फोटो जाना नहीं। कल 4 बजे पहला प्ले हमारा शुरू होगा और दूसरा प्ले 5:30 पे। यहाँ पे क्लिक कर देना, वीडियो चल रही है, यहाँ पे क्लिक कर देना, स्टिल कैमरा स्टिल आ जाता है, स्टिल आ जाएगा। हमारे इस पूरे आयोजन में आपके केदार ठाकुर जी जो हैं, आप ही के शहर के शिमला के, उनका बहुत बड़ा योगदान है। संकल्प रंगमंडल, उनकी पूरी टीम हमारे साथ जुटी रही और उनके लिए आभार के शब्द नहीं है। केदार ठाकुर जी कहाँ हैं? आ जाइए सर मुझे, आप भी। हम लोग आमतौर पर तो मंच के पीछे रहते हैं। तो शिवरात्रि कल हम लोग फिर मिलते हैं और बाकी के 2 नाटक और फिर परसों 1 नाटक, उसका भी आप लोग आनंद लें। नमस्कार। लास्ट